बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग एमसीक्यू सीरीज शुरू कर रहे थे, उसके अंदर हम लोग ने कुछ टॉपिक पढ़ लिए। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के हवाले से कि बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन के ऊपर जो एमसीक्यूज बन रहे थे वो हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज और प्रोसेसेस वी डू एसोसिएट विद द लिविंग थिंग्स के जानदारों के साथ कौन से प्रोसेस और कौन से प्रॉपर्टीज हैं जो जानदारों के साथ एसोसिएटेड हैं। तो नंबर ए पे है एवोल्यूशनरी अडाप्टेशन के एवोल्यूशन को भी ये अडाप्टेशन जो शो करते हैं जानदार, ये भी ठीक है। एनर्जी प्रोसेस के जानदार एनर्जी प्रोड्यूस भी करते हैं, यूज भी करते हैं, ये भी ठीक है। रिस्पॉन्डिंग टू एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को भी रिस्पॉन्ड करते हैं, ये भी ठीक है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये भी शो करते हैं। ऑल ऑफ अबव, ये ई जो है इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ अबव। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थीम दैट यूनिफाइज बायोलॉजी के, इनमें से कौन सा थीम है जो बायोलॉजी को जो है यूनिफाई नहीं करता। इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट, ये तो बायोलॉजी को यूनिफाई करता है, बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। एमरजेंट प्रॉपर्टीज भी स्टडी करते हैं हम लोग, और बायोलॉजी को जो है ना एवोल्यूशन भी बायोलॉजी को यूनिफाई करता है। उसके बाद है रिडक्शनिज्म, जो ना ये रिडक्शनिज्म शो नहीं कर रहा। उसके बाद जो है ना ये पे हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन को, ये स्ट्रक्चर और फंक्शन भी बायोलॉजी के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये रिडक्शनिज्म डी आएगा इसका आंसर। और फिर मैं आप लोगों को बताऊं कि ये रिडक्शनिज्म क्या है। रिडक्शनिज्म ये है कि हम एक खास चीज को स्टडी कर रहे हैं, तो फिर उसके अंदर मजीद हम स्पेसिफिक से स्पेसिफिक की तरफ चलते जाएंगे। जैसे अगर बात करें बायोस्फीयर की, तो बायोस्फीयर के अंदर फिर हम एक खास इकोसिस्टम को स्टडी करें, या फिर उस खास इकोसिस्टम के अंदर एक खास कम्युनिटी को, और उस कम्युनिटी के अंदर फिर हम स्पेसिफिक करें कोई खास पॉपुलेशन, और इसके अंदर फिर उस पॉपुलेशन में से स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को, स्पेसिफिक स्पीशीज को, उस स्पीशीज के फिर हम लोग ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, टिश्यू, सेल, स्पेसिफिक की तरफ चलते जाएं, बाकी हर चीज छोड़ते जाएं। तो ऐसा कुछ नहीं, बायोलॉजी के अंदर जो ना ये सारी चीजें ही पड़ी जाते हैं, किसी खास से जो ना रिड्यूस नहीं कर सकते किसी चीज को, ठीक है ना। ये रिडक्शनिज्म है इसका आंसर, ये बायोलॉजी का थीम में नहीं है। तो इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट द हायरार्की ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम लीस्ट टू कम्प्लेक्स लेवल के जानदारों का जो है ना तंजीम के दर्जात बताने हैं हमने, जो क्या हूँ कि अपना सिंपल टू कम्प्लेक्स फॉर्म में जो है ना बताने हैं। तो पहले नंबर पे है ऑर्गेनेली टिश्यू, उसके ऑर्गेनेली टिश्यू, और उसके बाद बायोस्फीयर तो सबसे ऊपर वाला है। उसके बाद इकोसिस्टम, ये पहला गलत हो गया। सेल, सेल के बाद कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद पॉपुलेशन, ये भी गलत हो गया क्योंकि कम्युनिटी पॉपुलेशन से मिलकर बनती है। और फिर पॉपुलेशन के बाद बता रहे हैं ऑर्गन सिस्टम, ये भी उससे नीचे वाला दर्जा है। और सी पे है ऑर्गेनिज्म, कम्युनिटी, उसके बाद बायोस्फीयर, बायोस्फीयर तो सबसे ऊपर वाला दर्जा है। ये मॉलिक्यूल, ये बेसिक पे आ गया, ये भी गलत हो गया। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम ये तो पहला दर्जा उसने इकोसिस्टम को दे दिया, ये भी गलत है। उसके बाद ये मॉलिक्यूल ई पे है, और उसके बाद सेल, ऑर्गन सिस्टम, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, ये ई ठीक है कि मॉलिक्यूल, सेल, ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद पॉपुलेशन। वैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि असल के अंदर क्या है, ये होता है सब एटॉमिक पार्टिकल, फिर उसके बाद जो है ना एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। एटॉमिक पार्टिकल से फिर जो है ना मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से जो है ना फिर सेल ऑर्गेनेलीज, सेल ऑर्गेनेलीज के बाद सेल, सेल के बाद जो है ना टिश्यूज, टिश्यूज के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद जो है ना ऑर्गेनिज्म लेवल आता है। ऑर्गेनिज्म लेवल की या स्पीशीज लेवल होता है, उस स्पीशीज लेवल के ऊपर जो है ना फिर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद जो है ना इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बाद बायोस्फीयर। ये इस तरह से तरतीब होती है। तो a localized group of organisms that belong to same species is called के एक लोकल ग्रुप जो है ना एक ही स्पीशीज के जानदारों का जो हो, उसे हम क्या कहते हैं। तो बायो सिस्टम भी उसे नहीं कहते हैं, कम्युनिटी भी नहीं कहते, पॉपुलेशन कहते हैं कि एक खास किस्म के जानदारों का जो ग्रुप होता है, तो उसे सेम स्पीशीज के उसको क्या कहते हैं हम लोग, पॉपुलेशन कहते हैं। सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू डीएनए, डीएनए के हवाले से जो है ना कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ईच क्रोमोसोम हैज वन वेरी लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल विद 100 of thousands ऑफ जीन्स, ये भी ठीक है। ईच सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन, ये भी ठीक है। एवरी सेल यूजेस डीएनए एज इट्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये भी ठीक है। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स,
दैट हैव मेम्ब्रेन क्लोज न्यूक्लियस। ये गलत है कि लाइफ जो है ना ये लाजमी नहीं के जो है ना न्यूक्लियस सबका मेम्ब्रेन इनक्लोज हो, बल्कि प्रोकैरियोट्स हैं जो उनके अंदर वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, उनके अंदर मेम्ब्रेनस बॉन्ड ऑर्गेनेलिज भी नहीं होती। ये डी जो है ना गलत है। और ई को देखते हैं, डीएनए इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ये भी ठीक है कि वालिदैन से खसूसियात जो है ना बच्चों के अंदर ट्रांसफर करने का जिम्मेदार जो है ना डीएनए इनहेरिटेंस का यूनिट है। तो डी जो है ना ये ऑप्शन गलत है। In terms of hierarchical organization of life, a bacterium is at dash level of organization, whereas the human is at the dash level of organization। ये हमने बताना है कि बैक्टीरिया किस लेवल पर है और ह्यूमन किस लेवल पर है। तो बैक्टीरिया क्योंकि यूनिसेलुलर जानदार है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जबकि जब हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ये क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये देखते हैं कहाँ पे है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये पहला ऑप्शन जो है ना ये ठीक हो गया। Which of these is a correct representation of a hierarchy of biological organization from least to complex। ये फिर से पूछा है उसने। ऊपर में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि लीस्ट से कम्प्लेक्स जो है ना बियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो है ना तंजीम को देखना है हमने। तो ये देखना है कि कौन सा होगा, डायरेक्ट जो है ना हम लोग देखते हैं। हाँ ठीक है, ये सी को आप लोग देखें कि सी के अंदर पहले मॉलिक्यूल के बाद ऑर्गेनेली है, ऑर्गेनेली के बाद सेल की बात की उसने, ये इंटेस्टाइनल की बात की, इंटेस्टाइनल ऑर्गेनेली है, इंटेस्टाइनल सेल है, सेल के बाद उसने टिश्यूज की बात की, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके बाद जो है ना सिस्टम ऑर्गेनिज्म है। ये जो है ना सी ऑप्शन जो है ना ये करेक्ट हो जाएगा। ऑर्गेनिज्म इंटरएक्ट विद देयर एनवायरनमेंट एक्सचेंजिंग मैटर एंड एनर्जी के जानदार जो है ना एनर्जी और मैटर को एक्सचेंज करते हैं एनवायरनमेंट के साथ, माहौल के साथ। फॉर एग्जांपल प्लांट क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट एनर्जी ऑफ सनलाइट इनटू, जैसा कि प्लांट का जो क्लोरोफिल है वो एनर्जी को जो है ना सनलाइट से जो एनर्जी हासिल होती है उसको किस चीज के अंदर तब्दील करता है, वो करता है केमिकल एनर्जी के अंदर। देखते हैं कि एनर्जी ऑफ मोशन ये भी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर ये भी नहीं, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ केमिकल बॉन्ड ये है केमिकल एनर्जी या जो है ना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ केमिकल बॉन्ड। ये सी जो ऑप्शन है ये ठीक है। ऑक्सीजन भी नहीं हो सकता, काइनेटिक एनर्जी भी नहीं। सी द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्रोड्यूसर्स इन एन इकोसिस्टम इज कि इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर्स के जो है ना मेन सोर्स क्या है एनर्जी का, तो वो क्या है, सनलाइट ही है। और सनलाइट मीन लाइट एनर्जी ए। द डायनामिक्स ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड द फॉलोइंग मेजर प्रोसेस की कौन से मेजर प्रोसेस है जो है ना प्रोसेस हैं जो इकोसिस्टम के डायनामिक्स पर मुश्तमिल होते हैं कि इकोसिस्टम के अंदर कौन कौन से जानदार। दी फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू प्रोड्यूसर, ये तो ये के प्रोड्यूसर को जो है सनलाइट से एनर्जी हासिल होती है, लेकिन ये काम है इकोसिस्टम के अंदर सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं होते। दी फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू प्रोड्यूसर एंड देन टू कंज्यूमर, अगर प्रोड्यूसर और सिर्फ कंज्यूमर भी नहीं होता, अगर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते हैं और कंज्यूमर यूज करते रहे तो ये सारी की सारी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो इसके साथ क्या है, डिकम्पोजर का भी होना लाजमी है जो कि न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करें। तो रिसाइकलिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स ये भी अकेला नहीं होता। दी फ्लो ऑफ एनर्जी टू प्रोड्यूसर एंड रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कंज्यूमर की बात नहीं आई। ई पे है दी फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू प्रोड्यूसर्स एंड देन टू कंज्यूमर एंड द रिसाइकलिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स। पहले क्या है कि एनर्जी जो है सनलाइट से एनर्जी आ रही है उसको प्रोड्यूसर यूज कर रहे हैं, फिर प्रोड्यूसर से जो है ना वो कौन यूज करते हैं, कंज्यूमर, और फिर कंज्यूमर से वो यूज करते हैं अपना डिकम्पोजर वगैरह। उसके बाद जो है ना देखते हैं हम फॉर द मोस्ट इकोसिस्टम इज डैश अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी के ज्यादातर इकोसिस्टम के लिए कौन सा जो है ना अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। एंड एनर्जी लीव द इकोसिस्टम इन फॉर्म, और एनर्जी किस सूरत में जाती है, तो ये है कि सनलाइट जो है ना मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है और इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी है वो लीव करती है हीट की फॉर्म के अंदर। तो ये ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए ठीक है। पहला कि सनलाइट जो है ना इकोसिस्टम के अंदर अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है और एनर्जी इकोसिस्टम के अंदर किस फॉर्म में लीव करती है, हीट की फॉर्म में, ए। The lowest level of biological organization that can perform all activities required for the life is के नीचे वाला जो है ना बियोलॉजिकल तंजीम का वो दर्जा जो कि तमाम जो है ना वो जिंदगी के
जो खसूसियात हैं, रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं, एक्टिविटीज हैं, वो परफॉर्म कर सकता है जिंदगी की, वो कौन सा है? सेल है। और सेल क्या है? फॉर एग्जांपल सेकेंड सेल। सेल ही वो क्या है कि बेसिक यूनिट है और वो परफॉर्म कर सकता है लाइफ की सारी एक्टिविटीज को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट? Which of the following is false statement regarding deoxyribonucleic acid DNA? ये DNA के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है? Each deoxyribonucleic acid molecule is composed of two long chain of nucleotide arranged in a double helix के अंदर जो है ना दो लॉन्ग चेन न्यूक्लियोटाइड की होती हैं, तो ये भी ठीक है। जीन्स आर कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये भी ठीक है। डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड के डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, ये भी ठीक है। डीएनए इज अ कोड फॉर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन, ये भी ठीक है कि प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड का कोड है डीएनए। और डीएनए इज एन एंजाइम, ये गलत है कि डीएनए एंजाइम नहीं है। ई विच ऑफ द फॉलोइंग types of cells utilize deoxyribonucleic acid as their genetic material but do not have their own DNA encased within a nuclear envelope? कि इनमें से कौन से सेल जो है ना डीएनए को जो है ना जेनेटिक मटेरियल के तौर पर तो यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, जबकि उनका जो डीएनए है वो न्यूक्लियर एनवेलप यानी कि उसके बाहर जो है ना न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होती, कवरिंग नहीं होती, मेम्ब्रेन नहीं होती। तो वो कौन से होते हैं? सी आर्किया होते हैं। एनिमल में भी होती है, प्लांट में भी होती है, फंजाई में भी, प्रोटेस्ट के अंदर भी। तो ये आर्किया होते हैं जिनकी न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स इज नॉट करेक्ट? कि कौन सी जो है ना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में स्टेटमेंट ठीक नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ये भी ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स कंटेन स्मॉल मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेलीज, ये गलत है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। सी पे है यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ये भी ठीक है। डीएनए और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ये भी ठीक है। डीएनए और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, ये भी ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट गलत थी? तो ये थी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स कंटेन स्मॉल मेम्ब्रेनस इनक्लोज्ड ऑर्गेनेलीज, बी। Which of the following is reflective phrase of the whole is greater than the sum of its parts? की जो मुकम्मल है उसके पार्ट से ग्रेटर होता है, ये कौन सी स्टेटमेंट जो है ना किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रही है? दिस इज रिफ्लेक्टिंग एमरजेंट प्रॉपर्टीज को, बी। कि जो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं होल उसके जो है ना प्रॉपर्टीज से ज्यादा होता है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वन मस्ट अंडरस्टैंड द मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। क्या है कि अगर विरासत की केमिकल बेसिस को बुनियाद को हमने स्टडी करना है तो फिर पहले हमें डीएनए की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डैश टू द स्टडी ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर, बायोलॉजी के मुतालिया के अंदर ये किस चीज की एप्लीकेशन है, किस चीज का इस्तेमाल है? यह रिडक्शनिज्म का, ये रिडक्शन है। सी A type of protein critical to all cells is organic catalyst called catalyst कौन से होते हैं? और वो भी प्रोटीन तो कौन से होते हैं? एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं और कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। उसके बाद है कि वन लेबर बिगेन्स इन चाइल्ड बर्थ कंट्रैक्शन इंक्रीज इन इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑनटी डिलीवरी द इंक्रीजिंग लेबर कंट्रैक्शन ऑफ द चाइल्ड बर्थ आर एग्जांपल ऑफ। कि क्या है कि बर्थ हो रही है तो उसके अंदर जो है ना कंट्रैक्शन होते हैं की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी डिलीवरी के टाइम बढ़ती जाती है जब तक डिलीवरी नहीं होती। तो ये किस चीज़ की मिसाल है? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। विच ब्लड ग्लूकोज लेवल राइजेज द पैंक्रियास सेक्रेट्स इंसुलिन के जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ता है तो पैंक्रियास इंसुलिन को सेक्रेट करते हैं। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्लाइन, और ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल इज लो, जब फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, पैंक्रियास सेक्रेट्स ग्लूकागोन, तो पैंक्रियास को क्या सेक्रेट करता है? ग्लूकागोन। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज, और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो ये बताना है कि ये रेगुलेशन की ब्लड ग्लूकोज लेवल की है, ये किसके नतीजे में हो रही होती है?
ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी जो है ना कम हो रही है। लाइफ इज डाइवर्स, हाउ मेनी स्पीशीज आर एस्टिमेटेड टू बी प्रेजेंटली ऑन अर्थ, की लाइफ बहुत वसी है और कितनी स्पीशीज जो है ना यहाँ पर एस्टिमेटेड हैं। ये बी 18 लाख। Which branch of biology is concerned with the naming and classifying of organisms? तो क्लासिफिकेशन और उनको नाम देने में कौन सी बायोलॉजी की शाख है? वो है टैक्सोनॉमी के अंदर हम क्या करते हैं, उनको नाम भी देते हैं और क्लासिफिकेशन भी पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स जनरली हैव विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इन कॉमन, कि कौन सा जो है ना फीचर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर कॉमन होता है? तो उनके अंदर राइबोसोम कॉमन होती है। सी, प्रोकैरियोट्स आर क्लासिफाइड एज बिलोंगिंग टू डिफरेंट डोमेन्स। व्हाट आर डोमेन्स के क्लास? प्रोकैरियोट्स क्या है? टू डिफरेंट डोमेन्स हैं, ताल्लुक रखते हैं। तो ये डोमेन्स कौन कौन सी हैं? तो दे आर बैक्टीरिया एंड आर्किया, ई पे। स्पीशीज दैट आर इन द सेम आर मोस्टली क्लोजली रिलेटेड, दैट स्पीशीज दैट आर ओनली इन द सेम, के स्पीशीज वो सेम होंगी जो कि मोर क्लोजली हैं, जो ज़्यादा करीब हैं। देन द स्पीशीज दैट आर ओनली इन द सेम, उनसे जिसके अंदर ये क्या है, सेम है। ये होगा कि फैमिली के अंदर जो है क्लोजली रिलेटेड, ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होती हैं बनिस्बत के किसके, ऑर्डर के भी। टू स्पीशीज दैट बिलोंग टू द सेम जीनस मस्ट अलोंग टू द सेम के, अगर दो स्पीशीज हैं वो एक ही जीनस से जो है ना वो बिलोंग कर रही हैं तो उनके अंदर क्या सेम होना चाहिए? किंगडम भी, फाइलम भी, क्लास भी, ऑर्डर भी, तमाम के तमाम सेम होने चाहिए। Which of these is reflective of the hierarchical organization of life from the most to least inclusive, के क्या है कि लाइफ की जो ऑर्गेनाइजेशन है, दर्जात हैं तंजीम के, तो उसमें हमने मोस्ट टू लीस्ट इंक्लूसिव की तरफ जाना है। तो सबसे पहले क्या आता है कि किंगडम, उसके बाद फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। ये जो है ना MCQ सी जो है ना करेक्ट है। A water sample from a hot thermal vent contained a single-celled organism that had a cell wall but lacked a nucleus. What is the most likely classification? कि एक वाटर सैंपल से एक जो है ना क्या निकाला गया है, ऑर्गेनिज्म निकाला गया है और उस ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल तो मौजूद थी लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं था। तो वो क्या हो सकता है कि न्यूक्लियस किसके अंदर मौजूद नहीं होता? आर्किया के अंदर। ये आएगा बी। A filamentous organism has been isolated from decomposing matter. This organism has a cell wall but no chloroplast. How would you classify this organism? के filamentous organism को जो है ना ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिकम्पोजिंग कर रहा था। मतलब एक सिंपल फिलामेंटस एक तो ऑर्गेनिज्म है, दूसरा क्या है वो डिकम्पोजर है, और तीसरी बात उसने बताई कि उसकी जो है ना सेल वॉल भी मौजूद है लेकिन क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं। तो किसके अंदर फिलामेंटस कौन होते हैं? फंजाई होते हैं और वो डिकम्पोजर भी होते हैं और जो है ना उनके अंदर सेल वॉल भी मौजूद होती है लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं हो सकता। तो ये कौन होंगे? ये जी डोमेन यूकैरिया किंगडम फंजाई ई। विच ऑफ दीज प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द कॉमन एंसेस्ट्री ऑफ ऑल लाइफ, के कौन सा जो है ना तमाम लाइफ की जो है कॉमन एंसेस्ट्री बयान कर रहा है? तो वो है दी यूनिवर्सलिटी ऑफ द जेनेटिक कोड, के जेनेटिक कोड है जो है ना ये यूनिवर्सल है। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो भी यहाँ पर लाइफ पर एग्जिस्ट कर रहे थे तो उनका जेनेटिक कोड जो है ना वो सेम है। बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में क्या चीज जो है ठीक है? उसके अंदर रिक्वायर्स जेनेटिक वेरिएशन, ये भी ठीक है। रिजल्ट्स इन डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, के जो उसकी डिसेंट जो है ना होते हैं वो उनके अंदर मॉडिफिकेशन भी मॉडिफिकेशन के नतीजे में रिजल्ट करते हैं। और इन्वॉल्व डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सक्सेस, और उनके अंदर डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव सक्सेस भी इन्वॉल्व होती है उनके अंदर। तो बी एंड सी ओनली
ई पे है ए बी सी। ये ए बी सी तीनों जो है ना नेचुरल सिलेक्शन के लिए ठीक है। नेचर उनको सिलेक्ट करती है जिनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन भी ज़्यादा हों और जिनकी जो है ना डिसेंट के अंदर जो है ना क्या मौजूद हो, मॉडिफिकेशन भी हो और डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सक्सेस भी उनके अंदर इन्वॉल्व हो, एक ही टाइप की ना हो बल्कि डिफरेंशियल हो। ई चार्ल्स डार्विन proposed a mechanism for the descent with modification which states that organisms of a particular species are adapted to their environment when they possess कि चार्ल्स डार्विन ने एक मैकेनिज्म प्रपोज किया था कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन के जो नए बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर मॉडिफिकेशन पैदा होती है और वो कैसी की वजह से होती है कि एनवायरनमेंट के अंदर वो पार्टिकल स्पीशीज है जो भी जानदार हैं वो अडॉप्ट करते हैं एनवायरनमेंट की तरफ। तो एनवायरनमेंट में जब प्रोसेस करते हैं तो उसने क्या कहा था कि वो एक तो इनहेरिटेबल कैरेक्टर है। उसने कहा कि जो भी उनके अंदर मॉडिफिकेशन होते हैं तो वो क्या होते हैं इनहेरिटेबल, वो नई जो है ना उनकी नस्ल के अंदर चलती रहेगी। तो पहले पे नॉन इनहेरिटेबल है, बी पे भी नॉन इनहेरिटेबल बताया है, सी पे भी नॉन इनहेरिटेबल बताया है, ये तीनों तो रॉन्ग हो गए। अब 4 पे आते हैं कि इनहेरिटेबल ट्रेट दैट एनहांस देयर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्टिव सक्सेस इन द लोकल एनवायरनमेंट। ये ठीक है, उसने बताया कि इनहेरिटेबल ट्रेट्स दैट एनहांस कि इनहेरिटेबल ट्रेट्स हैं लेकिन वो क्या सर्वाइवल और रिप्रोडक्टिव सक्सेस के अंदर जो ना जो लोकल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उसको क्या करते हैं एनहांस करते हैं। जी ठीक है। ई को देखते हैं कि इनहेरिटेबल ट्रेट दैट डिक्रीज देयर सर्वाइवल, ये भी गलत है क्योंकि उसने क्या कहा है कि सर्वाइवल और रिप्रोडक्टिव सक्सेस को डिक्रीज कर रहा है, लेकिन ये इसलिए गलत है क्योंकि उसने बताया था कि सर्वाइवल और रिप्रोडक्टिव जो है ना सक्सेस के चांस इंक्रीज होते हैं, वो इंक्रीज होते हैं लोकल एनवायरनमेंट के अंदर। डी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर पार्ट ऑफ चार्ल्स डार्विन कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का जो है ना डार्विन ने कंसेप्ट दिया था उसमें से जो है ना कौन सी इस तमाम जो है ना ठीक है सिवाय के बाकी ठीक है जो है ना एक उसमें गलत है। Slightly inheritable variation within population may make an individual significantly more or less likely to survive in environment and thus to reproduce। ये ठीक है कि इनहेरिटेबल वेरिएशन होती हैं जानदारों के अंदर जो एक जानदार को किसी के एनवायरनमेंट के अंदर ज्यादा सर्वाइव करने या कम सर्वाइव करने का चांस देता है और वो रिप्रोड्यूस करता है, ये भी ठीक है। एवरी ऑर्गेनिज्म हैज पोटेंशियल टू प्रोड्यूस मोर ऑफ सफरिंग देन द लोकल एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट, ये भी ठीक है कि लोकल एनवायरनमेंट की निस्बत अगर से ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट माहौल प्रोवाइड हो रहा है तो वो ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखते होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर इनहेरिटेड एज जीन्स ऑन क्रोमोसोम के जो है ना जानदारों की खसूसियात क्रोमोसोम के ऊपर जीन की वजह से इनहेरिटेड होते हैं। ये सी है कि ये जो है ना उसने चार्ल्स ने जो है ना ये इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। बाकी जो है ना उसने बेटर अडॉप्टेड मेंबर्स ऑफ स्पीशीज विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस मोर सक्सेसफुली, ये भी उसने कहा था। तो ये सी ही है जो उसने जो है ना ये एक्सप्लेन नहीं किया था। Which of these is most likely to be successful in an evolutionary sense के evolutionary sense में कौन सी जो है ज्यादा सक्सेसफुल होगी। और reproductively sterile individuals who never fail ill, ये भी गलत है। An organism that dies after 5 days of life but leaves 10 of suffering of all whom सर्वाइवल टू रिप्रोड्यूस, ये जो है ना MCQ ठीक है कि एक ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है 5 दिन के बाद मर जाता है लेकिन वो 10 बच्चे पैदा करता है और वो 10 के 10 जनरल सर्वाइव करते हैं, तो ये जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा। इन ए हाइपोथेटिकल वर्ल्ड एवरी 50 years ओवर द 6 feet tall are eliminated from the population based on your knowledge of natural selection you would predict that average height of the human population will, क्या है कि एक हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं जाके हर 50 साल के बाद जो है ना 6 फीट वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्या कर जाता है पॉपुलेशन से एलिमिनेट कर दिया जाता है 6 फीट वालों को। तो इससे क्या होगा कि सीधी सी बात है अगर क्योंकि एवरेज जो है ना वो 5.345 पर एग्जिस्ट कर रहा है और ये जो ना 6 फीट टॉल वालों को एलिमिनेट कर दिया जाए तो ये बहुत तो पॉपुलेशन के अंदर जो है ना वो क्या होगा कि वो ग्रेजुअली डिक्लाइन करना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। तो यह बी ग्रेजुअली डिक्लाइन के पॉपुलेशन के पॉपुलेशन की जो है ना ह्यूमन पॉपुलेशन की हाइट जो है ना ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाएगी, उनका कद छोटा होना शुरू हो जाएगा।
through the linkage that led to modern whales show a change from four-limbed land animals to aquatic animals with two-limbed that function as flippers. This change is best explained by क्या है कि जो ना मॉडर्न वेल्स हैं उनको हमने जब देखा कि पहले उनके चार लिम्ब थे जब लैंड के ऊपर वो एग्जिस्ट कर रहे थे, जबकि अब जो है ना उनके दो लिम्ब हैं और वो भी स्लीपर के तौर पर काम करते हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ है? तो ये नेचुरल फिलॉसफी नहीं, क्रिएशनिज्म ये भी नहीं, हायरार्की ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ ये भी नहीं, तो ये डी नेचुरल सिलेक्शन, ये फीडबैक ई पे है, फीडबैक इनहिबिशन के फीडबैक इनहिबिट कर रहा है। नहीं, ये नेचुरल सिलेक्शन की वजह से जो ना उन्होंने अपने लैंड से जो ना वाटर के अंदर मूव किया तो उनके फोर जो थे उन्होंने फोर क्या हो गए, डिजनरेट होकर टू में तब्दील हो गए और उन्होंने ज्यादा यूज किया वाटर में सर्वाइव करने के लिए, तो वो स्लीपर के तौर पर काम करने लग गए। Evolution is biology's core theme that ties together all other themes. This is because evolution explain क्या है कि एवोल्यूशन जो है ना बायोलॉजी की एक मेन जो है ना थीम है जो दूसरों को एक्सप्लेन करता है। तो ये दिस इज बिकॉज एवोल्यूशन, ये इसकी वजह से है कि एवोल्यूशन किस चीज को एक्सप्लेन करता है, यूनाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ के लाइफ जो है ना एक ही जानदार से शुरू हुई और फिर डाइवर्स हो गई। हाउ ऑर्गेनिज्म बिकम अडॉप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट थ्रू द डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ वेरिंग इंडिविजुअल्स, कि कैसे जो है ना एक जानदार जो है ना एनवायरनमेंट के अंदर अडॉप्टेड हुआ और रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो है ना उस इंडिविजुअल की वेरी कर रही थी। वाई डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म समटाइम्स रिसेंबल टू ईच अदर, क्या है कि जो है ना क्लोज नहीं बल्कि डिस्टेंटली रिलेटेड जो है ना दूर से के जो है ना ऑर्गेनिज्म है बहुत वो सिमिलर नजर आते हैं। एक्सप्लेन वाई सम ऑर्गेनिज्म हैव ट्रेट्स इन कॉमन, के क्यों कुछ के अंदर ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉमन ट्रेट्स मौजूद हैं। ये तमाम के तमाम जो है ना दी ऑल ऑफ एबव, ये तमाम पहलू जो है ना एवोल्यूशन एक्सप्लेन करता है। द मेथड ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी दैट डिस्क्राइब नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल थ्रू केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ द डेटा इज नोन एज, क्या है कि मेथड बताना है साइंटिफिक इंक्वायरी का जिसके अंदर नेचुरल सिलेक्शन को डिस्क्राइब करते हैं और प्रोसेस को भी डिस्क्राइब करते हैं। वो कहाँ से शुरू होते हैं? केयरफुल ऑब्जर्वेशन के लिए, फिर उनका एनालिसिस किया जाता है, डेटा एनालिसिस। तो ये कौन सा मेथड होता है? ये है डिस्कवरी साइंसेस बी, कि कोई चीज नई डिस्कवर होती है तो ये सारे प्रोसेस उसमें इस्तेमाल होते हैं। बी, कलेक्टिंग डेटा बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये अभी देखा है हमने, डिस्कवरी साइंस है। एंड एनालाइजिंग दिस डेटा टू रीच कंक्लूजन इज एन एग्जांपल ऑफ डैश रीजनिंग, के फिर उसको एनालिसिस करके किसी खास जो है ना कंक्लूजन पर पहुंचना, ये क्या है? इंडक्टिव रीजनिंग। ये ऑप्शन सी आ जाएगा, डिस्कवरी साइंस एंड इंडक्टिव। व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस क्या है? ये टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है। ये कहाँ पे है? बी पे क्या है कि अटेंटिव एक्सप्लेनेशन दैट कैन बी फॉल्सिफाइड, टेस्टेड एंड इज फॉल्सिफाइबल। बी, विच ऑफ दीज इज बेस्ड ऑन ए डिडक्शन, डिडक्शन के ऊपर इनमें से कौन सी चीज बेस है? तो डिडक्शन के अंदर हम लोग इफ और देन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा है? ई पे है कि इफ आई टर्न द की इन द इग्निशन व्हाइल स्टॉपिंग ऑन द गैस पेडल देन माई कार वेल स्टार्ट, तो ये ई ऑप्शन आएगा। When applying to the process of science, which of these is tested, के साइंस के ऊपर जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो कौन सी चीज जो है ना टेस्ट की जाएगी? तो टेस्ट कौन सी होगी? ये ई हाइपोथेसिस जो है ना वो उसको टेस्ट किया जाएगा। ई कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट इज वन इन विच, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट कौन सा होता है वो बताना है कि एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड मैनी टाइम टू इंश्योर दैट रिजल्ट आर एक्यूरेट, ये भी गलत है। कंट्रोल वो नहीं होता जो बार बार जो है ना बहुत ज्यादा टाइम रिपीट होता है और रिजल्ट बताता है कि सही है। द एक्सपेरिमेंट प्रोसीड एट स्लो स्पेस टू गारंटी दैट साइंटिस्ट कैन केयरफुली ऑब्जर्व ऑल रिएक्शन एंड प्रोसेस ऑल एक्सपेरिमेंटल डेटा, क्या है कि रिएक्शन स्पीड स्लो होती है, ये गारंटी करने के लिए कि साइंसदान जो है ना रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, प्रोसेस जो है ना एक्सपेरिमेंटल डेटा के अंदर यूज कर रहा है, उनको केयरफुली वो ऑब्जर्व कर सके, ये भी नहीं होता कंट्रोल में। देयर आर एटलीस्ट टू ग्रुप्स, वन ऑफ विच डज नॉट रिसीव द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, ये है कि दो ग्रुप होते हैं जिसमें से एक जो है ना एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट नहीं लेता, तो उसको कहते हैं कंट्रोल ग्रुप, ताकि वो जो फैक्टर हम साइंटिस्ट या हम स्टडी करने जा रहे होते हैं वो देखते हैं कि ये फैक्टर उसके ऊपर लागू हो रहा है या नहीं। सी,
वाई इज इट इम्पोर्टेंट दैट एन एक्सपेरिमेंट इंक्लूड कंट्रोल ग्रुप के कंट्रोल ग्रुप को वही बात आ गई कि हम क्यों रखते हैं, वो इसलिए रखते हैं कि कंट्रोल ग्रुप के बगैर हमें ये नहीं पता चलता कि जो ना वेरिएबल हम स्टडी कर रहे हैं वो जो है ना उसके ऊपर अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये आएगा ई पे के विदाउट कंट्रोल ग्रुप देयर इज नो बेसिस फॉर नोइंग इफ अ पार्टिकुलर रिजल्ट इज ड्यू टू वेरिएबल बीइंग टेस्टेड और द अदर सम फैक्टर। कि इसलिए होता है कि कंट्रोल ग्रुप के